नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आई हमास इजराइल जंग से जुड़ी। खबर है कि हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल के दोस्त अमेरिका ने समंदर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी। मतलब हमास के खिलाफ इजराइल ने अपना परमाणु प्लान एक्टिवेट कर दिया। दावा किया जा रहा है कि कुछ घंटे बाद ही इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर गाजा पट्टी पर परमाणु बम तक से हमले कर सकता है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को 1 महीना पूरा हो जाएगा। और आशंका जताई जा रही है कि 1 महीना पूरा होने पर इजराइल गाजा पट्टी से हमास का सफाया करने के लिए उस पर सबसे बड़ा हमला कर सकता है। परमाणु हमले की भी आशंका भी इसलिए है, और वो इसलिए भी जताई गई क्योंकि एक दिन पहले ही इजराइल के एक मंत्री ने भी गाजा पर एटम बम गिराने की हुंकार भरी, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। क्योंकि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर एटम बम से हमला कर दिया तो वहां मौजूद हमास के लड़ाकों के साथ फिलिस्तीन के लाखों लोग भी एक झटके में खत्म हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि इजराइल के हमले के बाद पूरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है और ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना न तो इजराइल के बस में होगा और न ही सुपर पावर अमेरिका के। लेकिन इसके बाद भी दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ खतरनाक परमाणु प्लान तैयार किया है। मतलब एक ऐसा प्लान जिससे पूरी दुनिया विश्व युद्ध की आग में झुलस सकती है। एक ऐसा प्लान जिससे एक झटके में लाखों लोग मौत की नींद सो सकते हैं। और दावा है कि इजराइल अपने इस प्लान को 7 नवंबर को ही अंजाम देगा, क्योंकि ठीक 1 महीना पहले यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल में मौत का ऐसा तांडव किया था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। और दावा किया जा रहा है कि हमले के 1 महीना पूरा होने पर इजराइल हमास के खिलाफ अपने परमाणु प्लान को एक्टिव कर सकता है। मतलब 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास पर सबसे बड़े एक्शन की तैयारी में हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर ही इजराइल ने इस खतरनाक परमाणु प्लान को तैयार किया है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका ने अपने कदम भी तेजी से बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। और दावा है कि अमेरिका इस ताकतवर सबमरीन से दुश्मनों का नामो निशान पलक झपकने से पहले ही मिटा देगा। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल अपने दोस्त अमेरिका की मदद से हमास को मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिरा सकता है। हालांकि हमास के साथ जंग शुरू होने के फौरन बाद ही अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में 3 युद्धपोत तैनात कर दिए। इसके अलावा अमेरिका से लगातार हथियारों के जहाज इजराइल पहुंच रहे हैं, ताकि फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन के साथ जारी इस जंग में इजराइल को हथियारों की कमी न पड़े। लेकिन अमेरिका के पश्चिम एशिया में अपनी परमाणु पनडुब्बी के तैनात करने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल अमेरिका के दम पर हमास के साथ आर पार की जंग में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका है और वो किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी से हमास को खत्म कर देना चाहता है। माना जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ने उसकी मदद के लिए समंदर में परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया। अमेरिका की तरफ से इसकी एक तस्वीर भी साझा की गई, जिसमें उसकी सबमरीन मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरती दिखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में अमेरिका ने ओहायो क्लास की पनडुब्बी तैनात की है। अमेरिकी नेवी का दावा है कि पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी इस पनडुब्बी की रेंज में है। अमेरिका की ये पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलती है और परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखती है। हालांकि अमेरिकी सेना ने यह नहीं बताया है कि इसे कहां तैनात किया गया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने इस कदम से हमास के मददगार ईरान और उससे जुड़े चरमपंथी संगठनों को सीधी चेतावनी दे दी और ये साफ कर दिया कि अगर गलती से भी हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में कोई कूदा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। क्योंकि 2 दिन पहले ही लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने जंग में उतरने का ऐलान किया था और उसने 2 टूक कह दिया था कि हमास के समर्थन में उसके लड़ाके जल्द ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल सकते हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने टीवी पर दिए अपने बयान में अमेरिका तक को ललकार दिया था। उसने साफ कह दिया था कि वो अमेरिका की जंग में नहीं उतरने वाली चेतावनियों से डरने वाला नहीं है। उसने अमेरिका की सैन्य तैनाती का जिक्र करते हुए ये भी कहा था कि भूमध्य सागर में तैनात उसके जंगी जहाज हिजबुल्लाह को नहीं डरा सकते। असल में लेबनान के इस चरमपंथी संगठन के पीछे ईरान ढाल बनकर खड़ा है, जिसने 1982 में न सिर्फ उसे इजराइल के खिलाफ खड़ा किया बल्कि उसे हथियारों से मजबूत भी किया। और तो और ईरान भी कई बार ये धमकी दे चुका है कि अगर इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो वो भी जंग में उतर सकता है। और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह को जंग से दूर रखने के लिए अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को समंदर में उतार दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर हमास के मददगारों को वक्त रहते सबक सिखाए जा सके।
क्योंकि दावा है कि अमेरिका ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर इस जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई तो फिर इजराइल के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। माना जाता है कि हिजबुल्लाह हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख लड़ाके हैं जो किसी भी देश की आर्मी से टक्कर लेने की ताकत रखते हैं। लेकिन दावा है कि इजराइल की परेशानी हिजबुल्लाह के पास मौजूद लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसकी जद में इजराइल का हर एक कोना है, या यूं कहें कि हिजबुल्लाह की मिसाइलों की रेंज में इजराइल का हर एक शहर आता है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलों से हमला शुरू किया तो इजराइल में तबाही मच सकती है, जिससे इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दावा है कि इजराइल हमास के साथ चली आ रही इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर जंग लंबी खिंची तो हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह और ईरान भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल की मुसीबत बढ़ सकती है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि इजराइल इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की ताक में है। लेकिन परेशानी यह है कि पिछले 1 महीने से हमास के लड़ाके न सिर्फ इजराइल के सामने खड़े हैं बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और वो जंग खत्म करने के लिए गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए परमाणु प्लान तैयार किया है। इसका पता तब चला जब इजराइल के मंत्री अमीखाई एलियाहू ने हमास पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की सलाह दे दी। और उनके इस बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये पहली बार है जब हमास के साथ पिछले 1 महीने से जारी इस जंग में इजराइल की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई, जिससे इजराइल की मंशा पर ही सवाल उठने शुरू हो गए। क्योंकि इजराइल के मंत्री अमीखाई एलियाहू ने एक इंटरव्यू के दौरान 2 टूक कह दिया कि हमास को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना के पास गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराने का भी विकल्प मौजूद है। इजरायली मंत्री के इस बयान के सामने आने के बाद हमास के अलावा ईरान, हिजबुल्लाह और अरब देशों में भी हड़कंप मच गया। हालांकि खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्री के परमाणु बम गिराने वाले बयान की निंदा की और एक्शन लेते हुए उनके सरकारी बैठकों में शामिल होने पर रोक लगा दी। नेतन्याहू ने साफ किया कि अमीखाई एलियाहू का बयान उनका निजी बयान है, जिसका मौजूदा हालात से कुछ भी लेना देना नहीं है। इजराइल का दावा है कि बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए उसकी सेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रही है। हालांकि इजराइल के इन दावों पर हमास को जरा भी भरोसा नहीं है। हमास ने आरोप लगाया कि सिर्फ इजराइल के मंत्री अमीखाई एलियाहू की मंशा ही गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराने की नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी यही चाहते हैं। मिटाने की आड़ में पूरी गाजा पट्टी को ही खत्म कर देना चाहते हैं। हमास का आरोप है कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी में नरसंहार पर उतरी हुई। वो लगातार आसमान से बमों और मिसाइलों की बारिश कर रही है। हमास ने दावा किया कि इजराइल का मकसद गाजा पट्टी पर एक बार फिर कब्जा करने का। इसी वजह से इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी को शमशान बनाने पर तुली हुई है और उसका मकसद पूरे इलाके से फिलिस्तीन के लोगों का सफाया करना है। और तो और हमास का आरोप है कि इजराइल को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि बम अस्पताल पर गिर रहे हैं या मस्जिद पर। इजराइल गाजा पट्टी में ऐसी जगहों को टारगेट कर रहा है जहां बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं और उन्हें खत्म करने के लिए इजराइल की सेना हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। इस बीच लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजराइल की तरफ से किए गए एक हमले में लेबनान में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। इस हमले के बाद इस कट्टरपंथी संगठन ने इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे दी और यह ऐलान किया कि जल्द ही इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हिजबुल्लाह की तरफ से यह जानकारी दी गई कि दक्षिणी लेबनान के एक इलाके में इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रही एक कार आ गई, जिसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे शामिल, जबकि कार में सवार कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए। इजराइल के हमले के बाद लेबनान से कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में कुछ लोग घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में रॉकेट हमले में तबाह हो चुकी कार से कुछ लोग उसमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। माना जा रहा है कि इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह बुरी तरह बौखला गया है। उसने धमकी दी कि वो अपने नागरिकों पर हुए हमले का बदला इजराइल से जरूर लेगा और हिजबुल्लाह ने ऐसा किया भी, क्योंकि इजराइल के इस हमले के कुछ ही घंटों बाद उसने उत्तरी इजराइल के शहर किरियात शिमोना पर एक बार फिर हमले कर दिए। दावा है कि लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद इजराइल के इस शहर पर हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने वहां तबाही मचा दी। इजराइल के किरियात शिमोना शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वहां सड़क पर एक जलती हुई कार दिखाई दी।
दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के हमले की वजह से वहां एक नागरिक की मौत हो गई। बाद में हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर इजरायल के किर्यात शिमोना शहर पर हमले की जिम्मेदारी ली और इसे लेबनान पर इजरायल के अटैक का बदला बता दिया। इससे पहले 3 नवंबर को भी हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजरायल के इसी शहर को निशाना बनाया था। उस दौरान भी रॉकेट और मिसाइलों से जोरदार हमला किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच महीने भर से चल रही झड़पों में दक्षिणी लेबनान में 14 नागरिकों की मौत हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लेबनान से। खबर है कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने कुछ ही मिनटों के अंदर दक्षिण इजरायल पर एक के बाद एक 20 रॉकेट दागे हैं। बताया जा रहा है कि 2006 के बाद लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह का यह सबसे बड़ा अटैक है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजरायल के उस इलाके में तबाही मच गई है। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल सकी है कि हिजबुल्लाह के इस हमले में इजरायल में कितने लोगों को नुकसान हुआ। 2006 में भी इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुई थी जो करीब 1 महीने तक चली थी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि उस जंग के बाद हिजबुल्लाह ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इजरायल पर धावा बोला है। जावेद हमारे साथ लेबनान से जुड़ रहे हैं। जावेद, वहां क्या पता चल रहा है? जी किशोर, देखिए बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा हमला इजराइल की तरफ किया गया है। 20 रॉकेट एक साथ दागे गए हैं और कहा जा रहा है कि 2006 के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और इस पर इजरायली सेना का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि 30 रॉकेट लॉन्चर साइट्स का पता लगाया है और आईडीएफ करारा जवाब दे रही है। आपको बता दें कि 2006 में 34 दिन तक जंग चली थी। बहुत बड़ी जंग इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में चली थी। उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने किया। देखिए, हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद लगातार से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग में तेजी देखी जा रही है। जी, उधर बड़ी खबर आई हमास और इजरायल की जंग से जुड़ी हुई। नेतन्याहू ने एक बार फिर 2 टूक बोल दिया कि वो युद्ध विराम नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना इशारों में यह साफ कर दिया कि उनका यह संदेश दोस्तों और दुश्मनों दोनों के लिए है, क्योंकि वो जंग तब तक नहीं रोकेंगे जब तक जीत नहीं जाते। जबकि इससे पहले पिछले हफ्ते बाइडेन ने एक छोटे से युद्ध विराम का सुझाव दिया था। यही नहीं, खबर आई कि ब्लिंकन और नेतन्याहू की मुलाकात में भी यह मुद्दा उठा था, जिसमें नेतन्याहू ने युद्ध विराम से मना कर दिया था। जिसका मतलब यह हुआ कि नेतन्याहू ने युद्ध विराम से जुड़े अमेरिका के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। वैसे नेतन्याहू पहले भी कई बार युद्ध विराम से मना कर चुके हैं और उनके हर बयान के बाद गाजा पर हमले तेज कर दिए गए और एक बार फिर उन्होंने हमास को खत्म करने की कसम दोहराई। और इजरायल की वायुसेना के अधिकारियों से इस बारे में बात की, क्योंकि इजरायल गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसके बमों की बारिश ने गाजा को उजाड़ कर रख दिया। 7 अक्टूबर से पहले जिस गाजा पट्टी में ऊंची ऊंची इमारतें थीं, वो खंडहर में बदल गई। इजरायल ने हमास के ठिकानों की बर्बादी के नाम पर इतने बम बरसाए कि गाजा शहर में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद इजरायल पर युद्ध विराम का चौतरफा दबाव बनने लगा। लेकिन गाजा की सूरत बदलने वाले इजरायल पर कोई असर नहीं पड़ा। हमास के अंत की कसम खा चुके नेतन्याहू खुद वायुसेना के अधिकारियों से मिले, जहां उन्होंने साफ कर दिया कि बंधकों की वापसी से पहले युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता। नेतन्याहू का ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमास इजरायल के लोगों की जान का दुश्मन है और उसे इजरायल के लोग मिलकर खत्म करेंगे। और इजरायल इस मामले में किसी की नहीं सुनेगा, फिर चाहे वो उसका दोस्त हो या दुश्मन। माना जा रहा है कि ऐसा कहकर नेतन्याहू ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया, क्योंकि पिछले ही हफ्ते बाइडेन ने इजरायल को कुछ वक्त के लिए हमले रोकने का सुझाव दिया था और दलील दी थी कि इससे गाजा में फंसे निर्दोष लोगों को वहां से निकलने का समय मिल जाएगा। लेकिन इजरायल ने बाइडेन के इस सुझाव को नजरअंदाज कर दिया, या यूं कहें कि नेतन्याहू ने ऐसा दिखाया कि उन्होंने बाइडेन का सुझाव सुना ही नहीं। लेकिन खबर आई कि पिछले हफ्ते इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भी यही मुद्दा उठाया था और इजराइल पर सीज फायर का दबाव बनाया था। लेकिन नेतन्याहू अमेरिकी दबाव में नहीं झुके। उल्टा ब्लिंकन के इजरायल से जाने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को अपने इरादे बता दिए। 7 अक्टूबर के हमले में हमास इजरायल से 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर ले गया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजरायल ने गाजा की बर्बादी की कहानी लिख डाली। लेकिन बंधकों की रिहाई नहीं हो पाई। वैसे इस मामले में पहले अमेरिका का रुख भी इजरायल जैसा ही था, लेकिन मुस्लिम देशों के दबाव में अमेरिका के सुर बदलने लगे और जंग के पहले दिन से इजरायल के साथ खड़े अमेरिका ने इजरायल को युद्ध विराम की सलाह देनी शुरू कर दी। जिसके पीछे इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ने गाजा के आम लोगों की सहूलियत का हवाला दिया था। अमेरिका ने इजरायल से अपील की थी कि वो आम लोगों तक राहत का सामान पहुंचाने के लिए गाजा पर हमले अस्थायी तौर पर रोक दे, जिसका इजरायल ने विरोध किया था।
और 2 टूक बोल दिया था कि बंधकों की रिहाई से पहले वो इस बारे में सोचेगा तक नहीं। इससे कुछ दिन पहले भी नेतन्याहू का यही रुख था। Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas. मतलब जंग के करीब 1 महीना होने पर भी नेतन्याहू टस से मस नहीं हुए और गाजा में भयंकर जंग जारी रखने पर अड़े रहे। यही नहीं, उन्होंने बंधकों की रिहाई की शर्त रखकर दुनिया को बता दिया कि हमास के लड़ाके बंधकों को अपनी ढाल बना रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले हमास ने अमेरिका और इजराइल के कुल 4 बंधकों को रिहा किया था और अपनी इमेज सुधारने की कोशिश की थी, क्योंकि हमास ने इजराइल की जिन 2 महिलाओं को उस समय छोड़ा था, उस वक्त का उसने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें हमास के लड़ाके उनसे बातचीत करते, उनका ख्याल रखते दिखाई दिए थे, जिसे हमास की छवि सुधारने की कोशिश माना गया था। लेकिन इजराइल ने इसे हमास का प्रोपेगेंडा बता दिया था और तभी से बंधकों का मुद्दा गरमाना शुरू हो गया था, क्योंकि गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल पर सीज फायर का दबाव बनना शुरू हो गया है। क्योंकि बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कतर ने बयान दिया कि गाजा में शांति के बिना वो इजराइल के बंधकों की रिहाई नहीं करा पाएगा। कतर ने कहा कि वो ये काम अपने दुश्मनों और दोस्तों दोनों के लिए कर रहा है, जिसके लिए सीज फायर जरूरी है और ये बात सभी को समझनी होगी। जिसके बाद इस मुद्दे पर अमेरिका ने भी नर्म तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सीज फायर पर इसी उठापटक के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ इजराइल पहुंच गए और दावा किया गया कि CIA चीफ अपने इस दौरे पर इजराइल के नेताओं और खुफिया विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे, जिसमें बंधकों का मुद्दा भी उठ सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम जे बर्न्स के इजराइल दौरे पर अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने जानकारी दी और दावा किया कि बर्न्स का दौरा हमास से बंधकों को छुड़ाने में मददगार हो सकता है, क्योंकि इजराइल के बाद CIA चीफ पश्चिम एशिया के दूसरे देशों का भी दौरा करेंगे। और कहा जाता है कि CIA चीफ पश्चिम एशिया के मामलों के जानकार हैं और वो हमास और इजराइल की जंग में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, खासकर बंधकों के मामले पर फंसे पेच को सुलझा सकते हैं। क्योंकि एक तरफ इजराइल है जिसका कहना है कि हमास बंधकों को ढाल बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास का कहना है कि इजराइल के गाजा पर किए गए हमलों में कई बंधक भी मारे गए, क्योंकि इजराइल के गाजा पर किए गए हमलों में कई बंधक भाग गए, जिनकी इजराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई। मतलब ये कि हमास ने इजराइल पर बंधकों की जान लेने का आरोप लगा दिया। ये खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी, जिसके बाद बंधकों के मामले में नया पेच फंस गया। क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने दावा किया कि गाजा पर इजराइल के हमले के बाद उसके कब्जे से 60 बंधक भाग गए, जिनमें 23 के शव उस मलबे से मिले जो इजराइल के हवाई हमलों के बाद इमारतों के ढेर होने के बाद बना। वैसे हमास ने कुछ पहले भी दावा किया था कि इजराइल के हवाई हमलों में करीब 50 बंधकों की मौत हो चुकी है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमास ने बंधकों वाले मामले में इजराइल को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन हमास के आरोपों पर इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अलग बात है कि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को खत्म करने की ठान ली और इसीलिए गाजा में आम लोगों को सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए, जिसमें इजराइल की सेना उनकी मदद भी करेगी, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि वो गाजा में एक ऐसा रास्ता बना देंगे जिससे लोग सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन हमास ने इस काम में भी टांग अड़ा दी, क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास की नीयत बंधकों को छोड़ने की है ही नहीं, क्योंकि बंधक ही हैं जो जंग में उसकी ढाल बने हुए हैं और जिनके दम पर वो इजराइल से मोलभाव करने की कोशिश में है। और इसीलिए हमास लोगों को सुरक्षित जगह भेजने का रास्ता नहीं बनने दे रहा है। और कतर की मध्यस्थता के बावजूद उसने केवल 4 बंधक रिहा किए, जबकि कतर खुलकर इजराइल का विरोध कर रहा है, क्योंकि वो पश्चिम एशिया के उन मुस्लिम देशों में शामिल है जो जंग के बाद गाजा में इजराइल के हवाई हमलों का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, कतर के मुस्लिम धर्मगुरु ही थे जिन्होंने मुस्लिम देशों को फतवा जारी किया था और उनसे मांग की थी कि वो गाजा की जंग में अपनी सेना उतार दें। और इसी बीच हमास ने बंधकों की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराकर माहौल को और खतरनाक बना दिया, जबकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा के आम लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिससे उत्तरी गाजा में फंसे लोग दक्षिणी गाजा की ओर जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान इजराइल ने बार बार ये बात दोहराई कि वो गाजा में हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इजराइल का मानना है कि सीज फायर होने पर हमास को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल सकता है। और इजराइल किसी कीमत पर ऐसा नहीं चाहेगा और इसीलिए नेतन्याहू ने अमेरिका से खुलकर बोल दिया कि अगर युद्ध विराम हुआ तो हमास को फिर से एकजुट होने और हथियार जमा करने का समय मिल जाएगा और इजराइल ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि अगर हमास फिर से मजबूत हो गया तो उसका अंत करना मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए इजराइल हमास पर बिना रुके हमले कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया कि हमास के पास 200 से ज्यादा बंधक हैं जिन्हें उसने गाजा में जमीन के अंदर बनी सुरंगों में छिपा रखा है। और इसीलिए इजराइल ने गाजा शहर में हमास के सुरंगों के नेटवर्क को टारगेट किया और गाजा पट्टी में गाजा शहर की घेरेबंदी का प्लान बनाया।
या यूं कहें कि हमास के मुख्यालय को घेर कर मारना शुरू किया। लेकिन इजराइल के इस रवैये से संयुक्त राष्ट्र भड़क गया और एक बयान जारी किया जिसमें इजराइल से तुरंत युद्ध विराम करने को कहा गया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हमास और इजराइल की इस जंग से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अलग अलग एजेंसियों ने इस मुद्दे पर केवल नाराजगी ही नहीं जताई, बल्कि इजराइल से तुरंत युद्ध विराम करने को कहा, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र की अलग अलग एजेंसियों के प्रमुख साथ आ गए और उन्होंने गाजा में आम लोगों की मौत पर गुस्सा दिखाया। संयुक्त राष्ट्र की अलग अलग एजेंसियों के प्रमुखों ने अपने साझा बयान में कहा कि गाजा में तुरंत युद्ध विराम की जरूरत है, क्योंकि अब बहुत हो गया और ये सब अब रुकना चाहिए, क्योंकि गाजा में आम लोगों को घेर लिया गया और रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई, जिससे पूरी दुनिया सदमे में है, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग में आम लोगों की बलि चढ़ गई। और गाजा में इजराइल के हमलों में करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इजराइल न तो अमेरिका की और न ही संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के मूड में दिखा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के बयान के बाद इजराइल ने बिना देर किए जवाब दिया और संयुक्त राष्ट्र से बोल दिया कि वो युद्ध विराम शब्द को अपने शब्दकोश से निकाल दें, क्योंकि इजराइल तब तक लड़ेगा जब तक हमास से जीत नहीं जाता। जिसका मतलब ये हुआ कि इजराइल सीज फायर के मुद्दे पर एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र से भिड़ गया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव के फिलिस्तीन के पक्ष में दिए बयान पर भी इजराइल भड़क चुका है। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जब ये बयान दिया था तो इजराइल ने उनका इस्तीफा तक मांग लिया था। यही नहीं, उस समय अमेरिका ने भी इजराइल का साथ दिया था, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ आए प्रस्ताव धड़ाधड़ गिर गए थे। वो अलग बात है कि मुस्लिम देशों के दबाव में अमेरिका का रुख थोड़ा बदल गया, क्योंकि उसने आम लोगों की राहत का हवाला देकर गाजा के कुछ चुनिंदा इलाकों में सीज फायर की मांग की। लेकिन इजराइल ने उस मांग को भी ठुकरा दिया और डंके की चोट पर जंग तेज करने का ऐलान कर दिया। बड़ी खबर आई अमेरिका और ईरान से जुड़ी। अमेरिका ने ईरान को अब तक की सबसे खतरनाक धमकी दे दी। अमेरिका ने ईरान को दो टूक कह दिया कि वो जंग लड़ने के लिए तैयार है और अगर ईरान ने या फिर उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका सीधे सीधे अपनी सेना लेकर युद्ध में कूद जाएगा। अमेरिका की ईरान को यह बड़ी धमकी है, क्योंकि अब तक अमेरिका ईरान को इजराइल से दूर रहने की चेतावनी तो देता आ रहा है, मगर इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल उसने पहली बार किया। इस बार उसने साफ साफ कह दिया कि अगर ईरान ने इजराइल को चोट पहुंचाई तो उसे अमेरिका से सीधा मुकाबला करना होगा। यानी इजराइल और हमास की जंग अमेरिका और ईरान के बीच 35 साल बाद दूसरा युद्ध करवा सकती है। अमेरिका और ईरान पुराने दुश्मन हैं और बीते कुछ साल से जंग की दहलीज पर खड़े हैं। हालांकि दोनों के बीच हाई टेंशन के बावजूद फिलहाल ऐसी नौबत नहीं आई है कि वो सीधे सीधे भिड़ जाएं। मगर ईरान में डर भरने के लिए अमेरिका ने आखिरकार उसे साफ साफ चिता दिया कि अगर उसने इजराइल पर वार किया या फिर अपने साथी हिजबुल्लाह से इजराइल पर अटैक करवाया तो फिर सीधे अमेरिका से टकराना होगा। यानी 35 साल बाद अमेरिका और ईरान युद्ध के मैदान में बिल्कुल आमने सामने होंगे और एक दूसरे पर दुश्मनी निकालेंगे। अमेरिका और ईरान पहली बार 80 के दशक में लड़े थे। हालांकि लड़ाई उनके बीच नहीं थी, लड़ाई ईरान और इराक के बीच चल रही थी। दोनों 8 साल तक खाड़ी युद्ध लड़े थे। उस लड़ाई में अमेरिका इराक के साथ खड़ा था और इराक जीत गया था। अमेरिका ने फारस की खाड़ी से लेकर आसमान तक ईरान को इतनी बुरी तरह घेरा था कि वो इराक के आगे कमजोर पड़ गया था। मगर तब अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान से जंग का ऐलान नहीं किया था, वो अघोषित युद्ध था। लेकिन इस बार अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे दी। और तो और अमेरिका की संसद में भी ईरान को धमकाने वाला ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी है जिसमें अमेरिका की सरकार से सिफारिश की जाएगी कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग का मोर्चा खोला तो अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। यानी अमेरिका की संसद भी ईरान को चेतावनी देने की प्लानिंग में है कि अगर उसने गाजा की जंग को हवा देने की कोशिश की तो फिर वो भी नहीं बचेगा। इधर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग शुरू करेगा, उधर अमेरिका ईरान पर बम गिरा देगा। इजराइल के उत्तरी इलाके पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आशंका गहरा गई है कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ आधिकारिक तौर पर युद्ध छेड़ सकता है। इसलिए अमेरिकी संसद में ईरान को चेतावनी देता प्रस्ताव लाने की प्लानिंग है। लेकिन आज का ईरान 35 साल पुराना वो ईरान नहीं है जो खाड़ी युद्ध में अमेरिका के हाथों हार गया था। 1980 के दशक के ईरान और आज के ईरान में जमीन आसमान का फर्क है, जिसे अमेरिका की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अमेरिका की चेतावनी के जवाब में वो उल्टा उसे ही धमका देता है। और इस बार भी ईरान ने वही किया। उसने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने गाजा पट्टी में तुरंत सीज फायर नहीं करवाया तो उसे भयानक अंजाम भुगतना होगा।
क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका के समर्थन की वजह से ही इजराइल गाजा पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। ऐसे में ईरान के रक्षा मंत्री ने धमकी दी कि अगर अमेरिका तुरंत गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुकवा पाता तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इजराइल के गाजा पर हमलों में करीब 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। इस वजह से मुस्लिम देश इजराइल और अमेरिका पर आग बबूला है। अमेरिका पर दबाव है कि वो इजराइल पर नकेल कस के गाजा के आम लोगों को बचाए। यही बात करने के लिए पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे और वहां उन्होंने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बंद दरवाजे के पीछे बातचीत करके उन्हें समझाया कि गाजा पर हमलों पर थोड़ा विराम लगाएं ताकि वहां के आम लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। मगर नेतन्याहू ने उनके मुंह पर ही उनके सुझाव को मानने से इनकार कर दिया था और दो टूक कह दिया कि इजराइल तब तक गाजा पर हमले बंद नहीं करेगा जब तक हमास बिना शर्त अपनी कैद में मौजूद 200 से ज्यादा बंधकों को रिहा नहीं कर देता। इसलिए जब इजराइल ने ही अमेरिका का कहना नहीं माना तो ब्लिंकन अचानक फिलिस्तीन और इराक पहुंच गए ताकि इजराइल की जंग की वजह से अमेरिका से नाराज चल रहे दूसरे खेमे को मनाया जा सके। पहले अमेरिकी विदेश मंत्री वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, फिर वहां से उन्होंने इराक की राजधानी बगदाद में वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। गाजा में इजराइल के हमलों में आम फिलिस्तीनियों की मौत ने मुस्लिम देशों को भड़काया हुआ, इसलिए अपने दोनों दौरों के दौरान ब्लिंकन ने फिलिस्तीन और इराक को ये समझाने की पूरी कोशिश की कि अमेरिका गाजा पर इजराइल के हमले कम करवाने की कोशिश में लगा है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के इराक दौरे के कई मायने हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया तो वो पिछले महीने भी गए थे, मगर तब वो इराक नहीं पहुंचे थे। जबकि उस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया का लंबा दौरा किया था और वहां अमेरिका के लगभग हर साथी देश का दरवाजा खटखटाया था। ब्लिंकन इजराइल तो गए ही थे, वो जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई और सऊदी अरब से लेकर मिस्र जैसे पश्चिम एशिया के 7 देशों के नेताओं से भी मिले थे, मगर इराक को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन इस बार अपने विदेश मंत्री को इराक भेजकर अमेरिका ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की, क्योंकि इराक ईरान का न सिर्फ पड़ोसी है बल्कि इराक की सरकार ईरान के काफी करीब भी है। यहाँ तक कि इराक में ऐसे कई लड़ाकों के गुट एक्टिव हैं जिन्हें ईरान पूरा समर्थन करता है। और तो और इराक में अमेरिका के 2,500 सैनिक भी मौजूद हैं जो वहाँ आतंकी संगठन ISIS से लड़ रहे हैं। मगर पिछले महीने जब ब्लिंकन पश्चिम एशिया के बाकी देशों का दौरा कर रहे थे, उसी दौरान इराक में मौजूद अमेरिकी जवान दुश्मन के निशाने पर आ गए थे और इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हवाई हमलों का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि अब तक जारी है। अमेरिका उन हमलों के पीछे इराक में मौजूद ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों का हाथ होने का दावा कर रहा है। माना जा रहा है कि इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस बार इराक का भी दौरा किया ताकि इराक को पूरी तरह से ईरान के पाले में जाने से रोका जा सके। मगर एंथनी ब्लिंकन का इराक का दौरा उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, क्योंकि ब्लिंकन से मिले हुए 24 घंटे भी नहीं बीते और इराक के प्रधानमंत्री अचानक ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए। वहां उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और फिर मीडिया से बातचीत के दौरान पूरी दुनिया के सामने गाजा की जंग को फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार करार दे दी। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, मगर साफ कहा कि जो भी देश इस लड़ाई को रुकवाना चाहता है उसे इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए, और इजराइल तो अमेरिका के दबाव में आया ही नहीं। उसने तो पिछले हफ्ते ब्लिंकन को 2 टूक कह दिया था कि हमास के बंधकों को रिहा करने तक गाजा पर हमले नहीं रुकेंगे। इस बीच खबर है कि अमेरिका इजराइल में अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजराइल पर हुए हमले से 2 महीने पहले ही अमेरिका ने इसकी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वो जानता है कि अगर इजराइल पर संकट मंडराया तो अमेरिका भी उससे अछूता नहीं रहेगा। यही वजह रही कि हमास के इजराइल पर कत्लेआम मचाने से पहले ही अमेरिका इजराइल के लिए सुरक्षा कवच बनाने की तैयारी में जुट गया था। बताया गया कि अमेरिका अपने उस मिलिट्री बेस को गाजा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही बनाएगा ताकि जरूरत पड़े तो इजराइल के दुश्मनों की कमर तोड़ी जा सके। इजराइल पर इस बार सिर्फ हमास के लड़ाकों ने ही बंदूकें नहीं तानी है, बल्कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ ही हूथी विद्रोहियों ने भी इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यही वजह रही कि अमेरिका इजराइल के लिए सुरक्षा कवच तैयार करने में जुट गया, क्योंकि अमेरिका की नजर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास पर नहीं बल्कि उसकी ताकत बनकर उसके पीछे खड़े ईरान पर, जो उसकी तबाही की साजिश रचता है। क्योंकि ईरान के पास ऐसी खतरनाक मिसाइलें हैं जो इजराइल में कभी भी तबाही मचा सकती है। और यही वजह रही कि अमेरिका हमास, हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों पर नहीं बल्कि उन सब के आका ईरान पर नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि इस जंग में हमास की ताकत बनकर उतरा हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान ही नहीं
बल्कि इजराइल की सीमा से लगे बाकी देशों में भी एक्टिव है। सीरिया और जॉर्डन में भी उसके कई ठिकाने हैं जहां से वो इजराइल को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह और हमास की बढ़ती ताकत के पीछे कोई और नहीं बल्कि ईरान है। उस पर दशकों से इस चरमपंथी संगठन को पैसों से लेकर घातक हथियार तक देने के आरोप हैं। ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो किसी भी कीमत पर इजराइल को मिटा देना चाहता है, क्योंकि ईरान हर हाल में परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ईरान की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। यही वजह रही कि अमेरिका अपने और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है, जिसके लिए अमेरिकी सेना इजराइल में चुपचाप अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस तैयार करने जा रही है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उस सीक्रेट मिलिट्री बेस की मदद से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर बना सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो दुश्मन के छक्के छुड़ा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका इजराइल में जिस सीक्रेट मिलिट्री बेस को तैयार करने जा रहा है उसे साइट 512 का नाम दिया गया है। और ये सीक्रेट मिलिट्री बेस इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में पहाड़ी इलाके के पास स्थित होगा, जहां अमेरिकी सैनिकों के लिए ठहरने की पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि दावा है कि इजराइल में अमेरिका की सेना 2017 से ही मौजूद है और वहां उसके 1000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है, अमेरिका ने अपनी तैयारी को और ज्यादा धार देने का मन बना लिया। ईरान पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। यही वजह रही कि ईरान को अमेरिका फूटी आंख नहीं सुहाता। लेकिन जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, उसे देखते हुए अमेरिका ने जल्द से जल्द वहां अपना बेस बनाने का प्लान तैयार कर लिया, ताकि ईरान की अकड़ तोड़ी जा सके। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमास गाजा में अस्पतालों और स्कूलों को भी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने सबूत के तौर पर उत्तरी गाजा के शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी अस्पताल का एक वीडियो जारी किया, जिसमें हथियारों से लैस कुछ लोग उस अस्पताल के बाहर घूमते नजर आए, जबकि एक टैंक भी अस्पताल के करीब से गुजरता दिखाई दिया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमास के लड़ाके रात के वक्त शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी अस्पताल का इस्तेमाल जंग में कर रहे हैं। इजराइल की सेना की तरफ से सबूत के तौर पर जो वीडियो जारी किया गया, उसमें सुरंगों में घुसने का एक रास्ता भी दिखाया गया और दावा किया गया कि अस्पताल के नीचे हमास ने सुरंगें बना रखी, जिनमें उसके लड़ाके छिपते हैं और रात को बाहर निकलकर इजराइल की सेना को निशाना बनाते हैं। इजराइल ने सबूत के तौर पर इस वीडियो को जारी कर साफ कर दिया कि हमास के ठिकाने कहीं भी हों, लेकिन वो उसके ठिकानों पर बम बरसाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। जबकि इजराइल पर आरोप लगे कि वो हमास के साथ साथ गाजा के अस्पतालों पर हमले कर आम लोगों को भी चोट पहुंचा रहा है। लेकिन इस पर सफाई देते हुए इजराइल ने कह दिया कि उसके निशाने पर कभी भी गाजा के आम लोग नहीं रहे और इजराइल की सेना ने हर हमले से पहले आम लोगों को चेतावनी दी ताकि बेकसूर लोगों को खरोंच तक न आए। जबकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 4 हफ्तों में गाजा में 9000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल। हालांकि इजराइल की सेना ने एक बार फिर साफ किया कि उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हमास है, न कि गाजा के बेगुनाह लोग। इजराइल के मुताबिक उसने गाजा के जिन हिस्सों में भीषण हमले किए, वहां उसने हमले से पहले पर्चे गिराकर लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को वहां से दक्षिणी गाजा में जाने की लगातार चेतावनी दे रही है। इजराइल की चेतावनी के बाद हजारों लोगों ने उत्तरी गाजा छोड़ भी दिया, लेकिन आरोप है कि हमास के ठिकानों पर हमलों के अलावा इजराइल की सेना ने आम लोगों पर भी बमबारी की। लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों के बीच इजराइल की सेना ने यह दावा किया कि हमास ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में अपना कंट्रोल सेंटर बना रखा है। उसने अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का नेटवर्क होने का सबूत भी पेश किया और बता दिया कि कैसे हमास अल शिफा अस्पताल को कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर वहां के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इजराइल ने दावा किया कि हमास गाजा के अस्पतालों की आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। मतलब ये कि गाजा की जमीन पर जो अस्पताल बने हैं, उनके नीचे हमास ने अपने ठिकाने बना रखे हैं और अस्पतालों के नीचे ही सुरंगों का जाल बिछाया है ताकि दुश्मनों के हमलों से बचा जा सके। इजराइल ने दावा किया कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा का इस्तेमाल भी हमास जंग में कर रहा है और इसीलिए इजराइल हमास के ठिकानों पर हमले से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल कई बार ये साफ कर चुका है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है हमास का खात्मा, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर हमले से जुड़ी खबर है कि इजराइल ने अल शिफा अस्पताल पर जोरदार बमबारी कर दी है। इजराइल ये दावा करता आया कि इस अस्पताल में ही हमास ने अपना कमांड सेंटर बना रखा है और अस्पताल की आड़ में चल रहे उसी कमांड सेंटर से वो इजराइल की सेना पर हमले कर रहा है। खबर के मुताबिक इसीलिए इजराइल की फौज ने अल शिफा अस्पताल पर बम बरसाए और वहां लगे सोलर पैनलों को तबाह कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि हमास को बिजली न मिल पाए।
2 रोज पहले भी अल शिफा अस्पताल की एक एम्बुलेंस को निशाना बनाने के आरोप इजराइल पर लगे थे। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजराइल से। नीरज, तो अल शिफा अस्पताल की बात पहले भी आई थी, अब वहां बमबारी की खबर है। जी किशोर, देखिए इजराइल की तरफ से बार बार यह दोहराया गया है कि अल शिफा अस्पताल को कमांड सेंटर के तौर पे हमास के आतंकवादी इस्तेमाल करते, उसके अंदर में टनल बनाया गया है, इसलिए वहां मिसाइल से हमले किए गए हैं। ऊपर में मुख्य भवन के ऊपर में जो सोलर पैनल लगाए गए हैं उस पर मिसाइल से हमला किया गया ताकि अस्पताल के अंदर बिजली न रहे। आने वाले 2 दिनों में इस बात की उम्मीद है कि गाजा सिटी के अंदर IDF के जवान घुसेंगे, उससे पहले अल शिफा की लाइट बंद हो जाए, उस पर हमला करके आतंकवादियों का स्ट्रक्चर तोड़ा जाए, इसलिए इस तरह से मिसाइल हमला किया गया अल शिफा अस्पताल पे। और पहले ही IDF की तरफ से संकेत दिया गया था कि अल शिफा अस्पताल को हमास कमांड सेंटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमला होने की उम्मीद पहले से ही। जिसके बाद गाजा के अस्पतालों पर हमले के लिए इजराइल चारों तरफ से घिरता जा रहा है। आरोप लगे कि हमास के खात्मे के लिए इजराइल की सेना ने अस्पतालों पर जानबूझकर हमले किए, जिसकी वजह से आम लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इजराइल पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो अस्पतालों पर बम बरसाकर निर्दोष लोगों पर कहर ढा रहा है। 17 अक्टूबर को गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के लिए भी इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें करीब 500 लोगों की जान गई थी, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। उस हमले को लेकर कई देशों ने इजराइल को घेरने की भी कोशिश की। आरोप लगे कि इजराइल ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया। हालांकि इजराइल ने अस्पताल पर हुए हमले के लिए हमास को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था, लेकिन इजराइल पर आरोप लगे कि उसकी सेना ने वहां एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा था। लेकिन तमाम आरोप लगने के बाद इजराइल ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अस्पताल और एम्बुलेंस पर हमले का उसका कोई इरादा नहीं है। मगर जिस तरह से इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी अस्पताल के नीचे सुरंगें होने का दावा किया, उससे एक बार फिर यह कयास लगाए जाने लगे कि इजराइल उस अस्पताल को भी अपने निशाने पर ले सकता है, क्योंकि इजराइल किसी भी सूरत में हमास का खात्मा चाहता है। इजराइल का दावा है कि हमास गाजा में अस्पतालों और स्कूलों के नीचे अपना अड्डा बनाकर वहां के लोगों का खुद ही दुश्मन बन रहा है, जबकि उसे ये बात अच्छे तरीके से पता है कि इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारेगी। हमास को यही लग रहा होगा कि अगर इजराइल ने उसके अड्डों पर हमला बोला तो उसके लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों की आड़ में अपनी जान बचा लेंगे, क्योंकि अगर इजराइल स्कूलों और अस्पतालों पर हमला करेगा तो पूरी दुनिया उसे कोसेगी। और इजराइल के मुताबिक इसीलिए हमास ने सोची समझी साजिश के तहत अस्पतालों के नीचे अपने अड्डे तैयार किए, क्योंकि उसे इस बात का भरोसा है कि इजराइल अस्पतालों और स्कूलों जैसी जगहों पर कभी हमला नहीं करेगा। लेकिन इजराइल की सेना ने दावा किया कि अस्पताल ही नहीं बल्कि खेल के मैदान और पार्कों को भी हमास ने जंग का मैदान बना दिया। इजराइल की सेना ने एक पार्क में हमास के रॉकेट हमले के बाद का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें तबाही के निशान दिखाई पड़े। उस पार्क में हुआ रॉकेट हमला इतना जोरदार था कि वहां कई गड्ढे बन गए। इजराइल ने दावा किया कि हमास अस्पतालों के साथ ही खेल के मैदान और पार्कों को भी जंग का मैदान बना चुका है, और इसीलिए उसका जहां भी मन करता है वो वहीं पर रॉकेट दाग देता है, जबकि खुद हमास के लड़ाके स्कूलों और अस्पतालों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि हमास के लड़ाके कुछ भी कर लें, मगर उन्हें जब तक ढेर नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये जंग नहीं थमने वाली। मतलब ये कि हमास के खात्मे की जो कसम इजराइल की सेना ने खाई है वो उसे हर हाल में पूरा करके ही दम लेगी। बड़ी खबर आई गाजा पट्टी पर इजराइल के सबसे बड़े हमले से जुड़ी हुई। इजराइल की सेना ने बड़ा दावा किया कि उसने भीषण हमला कर गाजा पट्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। इजराइल के मुताबिक अब एक हिस्सा उत्तरी गाजा है, दूसरा दक्षिणी गाजा। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा पर पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू के सैनिक लगातार उत्तरी गाजा के अलग अलग इलाकों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं ताकि हमास के लड़ाकों का पूरी तरह खात्मा कर सकें, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए इजराइल की सेना ने जमीनी हमले तेज कर दिए। यही नहीं, उसने दावा किया कि हमास के लड़ाकों को घेरने के लिए उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग कर 2 हिस्से बना दिए गए, और जल्द ही गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा। इसके साथ ही इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने गाजा शहर के चारों तरफ अपने सैनिकों और टैंकों की संख्या भी बढ़ा दी है, जिसका मतलब है कि इजराइल ने गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से को अपनी मुट्ठी में करने के लिए सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर ली है। उसने दावा किया कि गाजा पट्टी को 2 टुकड़ों में बांटना उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। यही नहीं, इजराइल की सेना ने उत्तरी हिस्से पर कब्जे की जंग से जुड़े कई वीडियो भी जारी किए, जिनमें एक वीडियो में इजराइल के फाइटर जेट आसमान से बम और मिसाइलें बरसाते दिखाई दिए। नेतन्याहू के सैनिकों ने सड़क के रास्ते भाग रहे हमास के लड़ाकों की गाड़ियों पर भी निशाना साधा, जिससे उनकी गाड़ियों के परखचे उड़ गए।
और इसी तरह इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में लगातार कई घंटों तक सैन्य ऑपरेशन चलाया। इजराइल पहले ही वहां के कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर चुका है, लेकिन पहली बार उसने गाजा पट्टी को 2 टुकड़ों में बांट देने का दावा किया। जंग की शुरुआत से ही इजराइल की नजर उत्तरी हिस्से पर थी, इसीलिए उसने वहां रहने वाले आम नागरिकों को दक्षिणी इलाकों में जाने की चेतावनी दे दी थी, ताकि वो खुलकर हमास के लड़ाकों पर बम और मिसाइलें बरसा सके। और जैसे जैसे जंग के दिन बीतते गए, इजराइल की सेना अपने इस मकसद को पूरा करती नजर आई। 3 दिन पहले ही उसने गाजा शहर को चारों तरफ से घेरने का दावा किया था, जो हमास का गढ़ माना जाता है, और अब उसकी सेना ने उत्तरी गाजा को दक्षिणी हिस्से से अलग कर देने का बड़ा दावा कर दिया। यानी अगर इजराइल का दावा सही है तो हमास के लड़ाकों के लिए अब गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में जाना संभव नहीं है, क्योंकि इजराइल की सेना ने वहां ऐसी किलेबंदी कर दी है कि हमास के लड़ाके घिर चुके हैं। और उत्तरी गाजा को घेरने के साथ ही इजराइल की सेना ने सबसे बड़ा हमला भी शुरू कर दिया। दावा है कि उत्तरी गाजा में मौजूद हमास के 450 ठिकानों को एक साथ तबाह कर दिया गया, जिनमें हमास के ठिकाने, सुरंगें और उसके कई हथियार शामिल हैं। इजराइल ने दावा किया कि एक साथ हमास के 450 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। नेतन्याहू की सेना ने इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों को मार गिराने का भी दम भरा। उत्तरी गाजा में ये हमले रात भर किए गए। गाजा की उत्तरी सीमा पर IDF की तरफ से हमला जारी है। इन हमलों से गाजा पट्टी में ऐसे धमाके हुए कि उसकी रोशनी से आंखें चौंधिया गईं। इसी तरह कई दूसरे इलाकों को भी भीषण बमबारी से दहला देने का दावा किया गया। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने हमला करने के साथ ही कई इलाकों पर अपना कब्जा भी कर लिया। नेतन्याहू की सेना कई बार यह ऐलान कर चुकी है कि हमास के खात्मे और सभी बंधकों को छुड़वाने तक गाजा पट्टी में उसका सैन्य अभियान जारी रहेगा, क्योंकि हमास ये दावा कर चुका है कि 220 से ज्यादा लोग उसके कब्जे में हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल के अलग अलग इलाकों में हमला कर बंधक बना लिया था, जिनमें न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया के कई दूसरे देशों के लोग भी शामिल हैं। हालांकि बाद में हमास ने ये जानकारी भी दी थी कि इजराइल के लगातार हमलों में कई बंधकों की मौत हो चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि अब भी 220 से ज्यादा लोग हमास के कब्जे में हैं, जिन्हें छुड़वाने के लिए इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उसकी सेना ने पहले तो अपनी जमीन से ही गाजा पट्टी पर बमों और मिसाइलों की बारिश की, लेकिन बाद में उसने जमीनी हमला भी शुरू कर दिया। इसके तहत इजराइल की सेना हजारों सैनिकों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गाजा पट्टी में घुसती जा रही है। इसके साथ ही इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से को आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया है, यानी वहां वो हमले नहीं कर रहा है। लेकिन उत्तरी गाजा लगातार इजराइल की सेना का निशाना बन रहा है। माना जाता है कि गाजा पट्टी के ये इलाके हमास की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हमास के कई कंट्रोल रूम और उसके कमांडरों के खुफिया ठिकाने उत्तरी गाजा में ही मौजूद हैं। इजराइल का तो यह भी आरोप है कि हमास ने इसी हिस्से में अस्पतालों और स्कूलों की आड़ में लड़ाकों के लिए सैकड़ों सुरंगें भी बना रखी हैं, जिसके जरिए वो इजराइल की सेना के हमलों से बचे रहते हैं। यानी उत्तरी गाजा हमास का वो कवच है जिसे इजराइल की सेना हर हाल में तोड़ना चाहती है। 2 दिन पहले ही गाजा पट्टी के एक इलाके में उसने हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर भी हमला किया था। इस्माइल हानिया 2019 से ही गाजा पट्टी से बाहर है और माना जाता है कि उसने कतर या तुर्की में शरण ले रखी है, लेकिन उसके परिवार के कई लोग अब भी गाजा पट्टी में ही रहते हैं। हालांकि तब इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी थी कि इजराइल के उस हमले में हानिया के घर वालों को कोई नुकसान पहुंचा या नहीं। लेकिन इजराइल का दावा है कि उसकी सेना इतनी तैयारी के साथ गाजा पट्टी में दाखिल हुई है कि उसे उत्तरी गाजा पर कब्जा करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इजराइल ने 3 दिन पहले ही गाजा शहर को घेरने का दावा कर दिया था, और उसके बाद से ही इजराइल वहां अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुटा है। यही नहीं, इजराइल का दावा है कि उसने गाजा शहर के चारों तरफ टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी है और उनके जरिए हमास के गढ़ को इस तरह घेर लिया है कि वहां से एक भी लड़ाका नहीं भाग सकता। इसके साथ ही वहां जमीनी हमले की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। इसी तरह उत्तरी गाजा के कई दूसरे इलाकों में भी हमास के लड़ाकों को घेरने का दावा किया गया, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाकों के सामने अब सबसे बड़ी जंग लड़ने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि इजराइल के मुताबिक उसकी सेना आसमान से हमला करने के अलावा जमीन में बनी सुरंगों को भी तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। इसी वजह से हमास के लड़ाकों को मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल की सेना ने जंग के 30वें दिन अपने हमले और तेज कर दिए। माना जा रहा है कि इजराइल की वायुसेना और थल सेना मिलकर सबसे बड़ा हमला कर सकती है, और यह हमला इतना भीषण होगा कि उत्तरी गाजा से हमास का नामो निशान तक मिट सकता है। इस बीच इजराइल ने वहां के एक इलाके का वीडियो जारी किया
जिसमें इजराइल की सेना जमीन के रास्ते हमास के ठिकानों को तबाह करती नजर आई। उस वीडियो में दिखा कि एक इमारत के नजदीक पहुंचते ही इजराइल के सैनिकों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद नेतन्याहू की सेना आगे बढ़ी और उसने एक दूसरी इमारत को घेर लिया। इजराइल के मुताबिक उस इमारत में हमास के लड़ाके गोला बारूद बनाते थे। बाद में इजराइल के सैनिकों ने बुलडोजर से उस पूरी इमारत को ही ढहा दिया। दावा है कि इस ऑपरेशन में हमास के कई घातक हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान हमास के किसी भी लड़ाके से उनका सामना नहीं हुआ, जिसकी वजह से इजराइल की सेना को उस इलाके पर कब्जा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। इजराइल की सेना ने जमीनी हमले के कई और वीडियो भी जारी किए, जिनमें एक वीडियो पिछले हफ्ते का बताया गया। उस वीडियो में उत्तरी गाजा के एक इलाके में इजराइल के कई सैनिक पैदल चलते नजर आए। इसके बाद एक रिहायशी इलाका नजदीक आते ही उन सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। हालांकि वहां फायरिंग करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि इजरायली सैनिकों के अलावा वहां कोई और नहीं दिखा। बाद में उन सैनिकों ने वहां के एक एक घर की तलाशी ली। इजराइल की पैदल सेना के पीछे ही उसके टैंकों का काफिला भी दिखाई दिया। इस बीच फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि जंग की शुरुआत से गाजा पट्टी में करीब 9,800 लोग मारे जा चुके हैं। इन आंकड़ों को जारी करते हुए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही रोने लगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इजराइल की सेना इस जंग को जीतने के लिए आम नागरिकों पर जरा भी रहम नहीं दिखा रही। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने 2 टूक ऐलान कर दिया कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर हमास को जड़ से उखाड़ कर ही रहेगी। और इस कड़ी में इजराइल का पहला निशाना हमास का टॉप कमांडर यहिया सिनवार होगा। और इजराइल का दावा है कि उसके हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यहिया सिनवार को मौत की नींद नहीं सुला दिया जाता। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने साफ कर दिया कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार को नहीं छोड़ने वाली। इजराइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर को उस पर हुए सबसे बड़े हमले का मास्टर प्लान यहिया सिनवार ने ही तैयार किया था, जिसके बाद वो इजराइल के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में टॉप पर आ गया। और वहाँ के रक्षा मंत्री ने तो सारी दुनिया के सामने सीना ठोक कर ये कह दिया कि इजराइल की सेना की गोलियां तब तक नहीं रुकेंगी जब तक यहिया सिनवार का सीना छलनी न हो जाए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इजराइल का पहला मकसद गाजा में मौजूद बंधकों को छुड़ाना होगा। इसके बाद उनकी सेना हमास पर पूरी ताकत से टूट पड़ेगी और उसके कमांडर यहिया सिनवार समेत पूरे हमास को ही गाजा से मिटा देगी। लेकिन माना जाता है कि यहिया सिनवार हमास की सुरंगों में छिपा बैठा है और गाजा में मौजूद हमास की सुरंगें एक ऐसी भूल भुलैया हैं जिसे इजराइल आज तक नहीं सुलझा पाया। दावा है कि सिनवार के इन्हीं सुरंगों में छिपे होने की वजह से मोसाद के एजेंट उसकी सटीक लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे हैं। यह माना जाता है कि सिनवार न सिर्फ इजराइल को मिटाना चाहता है बल्कि उसका प्लान पूरी दुनिया पर कब्जा करने का है। और उसके इसी प्लान का पहला पड़ाव इजराइल है। इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर एक सोची समझी रणनीति के तहत हमास ने हमला किया था। इजराइल की मीडिया के मुताबिक सिनवार सिर्फ इजराइल को दुनिया के नक्शे से नहीं मिटाना चाहता और उसका मकसद पूरी दुनिया में हमास का परचम लहराने का है। और वो ये ऐलान तक कर चुका है कि वो सारी दुनिया को हमास की मुट्ठी में लाकर ही दम लेगा। मतलब उसने इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी ललकार दी और ये चुनौती दे दी कि वो न तो हार मानेगा और न ही किसी की पकड़ में आएगा, जबकि इजराइल हर कीमत पर यहिया सिनवार को पकड़ने में जुटा है। और अब तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी 2 टूक कह दिया कि उनका ये ऑपरेशन सिनवार की मौत के बाद ही खत्म होगा, क्योंकि हमास के हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा यहिया सिनवार इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। इजराइल सिनवार को इसलिए भी मारना चाहता है क्योंकि हमास ने उसे 2011 में कुछ सैनिकों के बदले इजराइल की कैद से रिहा करा लिया था। और माना जाता है कि यहिया सिनवार ने उसी दिन से इजराइल को मिटाने की तैयारी तेज कर दी थी। हमास का ये कमांडर इतना खतरनाक है कि उसकी तुलना खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से की जाती है। माना जाता है कि यहिया सिनवार लादेन से भी ज्यादा कट्टर और खतरनाक है, जो किसी भी सूरत में इजराइल का नामोनिशान मिटाना चाहता है। आरोप है कि उसी ने 7 अक्टूबर को एक ऐसे हमले को अंजाम दिया था जो कई साल तक इजराइल को नासूर बनकर चुभता रहेगा। और आरोप है कि सिनवार के इशारे पर ही हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर मौत का तांडव मचाया था। और इजराइल की मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों से हमले की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए इजराइल में घुसने का प्लान भी उसी का था। मतलब सैकड़ों की संख्या में यहूदी नागरिकों को मारकर इजराइल को गहरे घाव देने वाला कोई और नहीं बल्कि यहिया सिनवार ही है। और इसलिए इजराइल सिनवार के सफाए के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि पूरा जोर लगाने के बाद भी इजराइल की खुफिया एजेंसी और उसकी सेना के पास सिनवार के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
और माना जा रहा है कि इसी वजह से सिनवार को घेरना इजराइल के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि खबर है कि हमास ने अपने कमांडर यहिया सिनवार की सुरक्षा में अपने सबसे ताकतवर लड़ाकों की एक टुकड़ी को तैयार कर रखा है। दावा तो ये भी है कि सिनवार इजराइल की खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के साथ ही किसी बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। और अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो जंग में इजराइल की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि हमास का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला यहिया सिनवार इजराइल का नामो निशान मिटा देना चाहता है और इसी वजह से वो इजराइल के रडार पर है। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास के इस क्रूर कमांडर का इजराइल के पास सुराग तक नहीं। वो कहां है, किस इलाके में बैठा है और कैसे अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, इसकी कोई जानकारी इजराइल के पास नहीं है। हालांकि इजराइल की सेना के मुताबिक उसके अधिकारियों के साथ ही वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के टॉप एजेंट भी यहिया सिनवार की तलाश में दिन रात जुटे हुए हैं। माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय अब कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। इजराइल ने गाजा पट्टी पर एटम बम से हमला कर दिया तो वहां मौजूद हमास के लड़ाकों के साथ फिलिस्तीन के लाखों लोग भी एक झटके में खत्म हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि इजराइल के हमले के बाद पूरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है और ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना न तो इजराइल के बस में होगा और न ही सुपर पावर अमेरिका के। लेकिन इसके बाद भी दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ खतरनाक परमाणु प्लान तैयार किया है। मतलब एक ऐसा प्लान जिससे पूरी दुनिया विश्व युद्ध की आग में झुलस सकती है। एक ऐसा प्लान जिससे एक झटके में लाखों लोग मौत की नींद सो सकते हैं। और दावा है कि इजराइल अपने इस प्लान को 7 नवंबर को ही अंजाम देगा, क्योंकि ठीक 1 महीना पहले यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल में मौत का ऐसा तांडव किया था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। और दावा किया जा रहा है कि हमले के 1 महीना पूरा होने पर इजराइल हमास के खिलाफ अपने परमाणु प्लान को एक्टिव कर सकता है। मतलब 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास पर सबसे बड़े एक्शन की तैयारी में हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर ही इजराइल ने इस खतरनाक परमाणु प्लान को तैयार किया है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका ने अपने कदम भी तेजी से बढ़ाने शुरू कर दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। और दावा है कि अमेरिका इस ताकतवर सबमरीन से दुश्मनों का नामो निशान पलक झपकने से पहले ही मिटा देगा। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल अपने दोस्त अमेरिका की मदद से हमास को मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिरा सकता है। हालांकि हमास के साथ जंग शुरू होने के फौरन बाद ही अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में 3 युद्धपोत तैनात कर दिए थे। इसके अलावा अमेरिका से लगातार हथियारों के जहाज इजराइल पहुंच रहे हैं ताकि फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन के साथ जारी इस जंग में इजराइल को हथियारों की कमी न पड़े। लेकिन अमेरिका के पश्चिम एशिया में अपनी परमाणु पनडुब्बी के तैनात करने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल अमेरिका के दम पर हमास के साथ आर पार की जंग में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका है और वो किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी से हमास को खत्म कर देना चाहता है। माना जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ने उसकी मदद के लिए समंदर में परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया। अमेरिका की तरफ से इसकी एक तस्वीर भी साझा की गई जिसमें उसकी सबमरीन मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरती दिखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में अमेरिका ने ओहायो क्लास की पनडुब्बी तैनात
अमेरिकी नेवी का दावा है कि पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी इस पनडुब्बी की रेंज में है। अमेरिका की ये पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलती है और परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखती है। हालांकि अमेरिकी सेना ने ये नहीं बताया है कि इसे कहां तैनात किया गया है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने इस कदम से हमास के मददगार ईरान और उससे जुड़े चरमपंथी संगठनों को सीधी चेतावनी दे दी और ये साफ कर दिया कि अगर गलती से भी हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में कोई कूदा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने जंग में उतरने का ऐलान किया था और उसने दो टूक कह दिया था कि हमास के समर्थन में उसके लड़ाके जल्द ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल सकते हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने टीवी पर दिए अपने बयान में अमेरिका तक को ललकार दिया था। उसने साफ कह दिया था कि वो अमेरिका की जंग में नहीं उतरने वाली चेतावनियों से डरने वाला नहीं है। उसने अमेरिका की सैन्य तैनाती का जिक्र करते हुए ये भी कहा था कि भूमध्य सागर में तैनात उसके जंगी जहाज हिजबुल्लाह को नहीं डरा सकते हैं। असल में लेबनान के इस चरमपंथी संगठन के पीछे ईरान ढाल बनकर खड़ा है, जिसने 1982 में न सिर्फ उसे इजराइल के खिलाफ खड़ा किया बल्कि उसे हथियारों से मजबूत भी किया। और तो और ईरान भी कई बार ये धमकी दे चुका है कि अगर इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो वो भी जंग में उतर सकता है। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह को जंग से दूर रखने के लिए अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को समंदर में उतार दिया ताकि जरूरत पड़ने पर हमास के मददगारों को वक्त रहते सबक सिखाया जा सके। क्योंकि दावा है कि अमेरिका ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर इस जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई तो फिर इजराइल के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। माना जाता है कि हिजबुल्लाह हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख लड़ाके हैं जो किसी भी देश की आर्मी से टक्कर लेने की ताकत रखते हैं। लेकिन दावा है कि इजराइल की परेशानी हिजबुल्लाह के पास मौजूद लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसकी जद में इजराइल का हर एक कोना है। या यूं कहें कि हिजबुल्लाह की मिसाइलों की रेंज में इजराइल का हर एक शहर आता है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलों से हमला शुरू किया तो इजराइल में तबाही मच सकती है, जिससे इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दावा है कि इजराइल हमास के साथ चली आ रही इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर जंग लंबी खिंची तो हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह और ईरान भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल की मुसीबत बढ़ सकती है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि इजराइल इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की ताक में है। लेकिन परेशानी यह है कि पिछले 1 महीने से हमास के लड़ाके न सिर्फ इजराइल के सामने खड़े हैं बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और वो जंग खत्म करने के लिए गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए परमाणु प्लान तैयार किया है। इसका पता तब चला जब इजराइल के मंत्री अमीखाई एलियाहू ने हमास पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की सलाह दे दी और उनके इस बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये पहली बार है जब हमास के साथ पिछले 1 महीने से जारी इस जंग में इजराइल की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई, जिससे इजराइल की मंशा पर ही सवाल उठने शुरू हो गए। क्योंकि इजराइल के मंत्री अमीखाई एलियाहू ने एक इंटरव्यू के दौरान 2 टूक कह दिया कि हमास को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना के पास गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराने का भी विकल्प मौजूद है। इजरायली मंत्री के इस बयान के सामने आने के बाद हमास के अलावा ईरान, हिजबुल्लाह और अरब देशों में भी हड़कंप मच गया। हालांकि खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्री के परमाणु बम गिराने वाले बयान की निंदा की और एक्शन लेते हुए उनके सरकारी बैठकों में शामिल होने पर रोक लगा दी। नेतन्याहू ने साफ किया कि अमीखाई एलियाहू का बयान उनका निजी बयान है जिसका मौजूदा हालात से कुछ भी लेना देना नहीं है। इजराइल का दावा है कि बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए उसकी सेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रही है। हालांकि इजराइल के इन दावों पर हमास को जरा भी भरोसा नहीं है। हमास ने आरोप लगाया कि सिर्फ इजराइल के मंत्री अमीखाई एलियाहू की मंशा ही गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराने की नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी यही चाहते हैं। बड़ी खबर आई तुर्की से। वहां हमास के समर्थकों ने अमेरिका के एक एयरबेस पर धावा बोल दिया। खबर है कि इसी वजह से वहां रखे अमेरिका के परमाणु हथियार भी खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि हजारों लोगों की भीड़ ने अमेरिका के उस एयरबेस को घेर लिया और उसमें घुसने की कोशिश की। बताया गया कि वो लोग इजराइल और हमास की लड़ाई को लेकर अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गए। अमेरिका और तुर्की सैन्य संगठन नेटो का हिस्सा है और एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन इजराइल और हमास जंग ने दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका जंग के पहले दिन से ही इजराइल की मदद कर रहा है जबकि तुर्की हमास के साथ खड़ा है।
इसीलिए अमेरिका पर भड़के हमास के समर्थकों ने तुर्की में उसके एयरबेस को निशाना बनाया। हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर अमेरिका की सेना पहले ही अलर्ट थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए एक हफ्ते पहले ही तुर्की में अमेरिका के उस एयरबेस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। क्योंकि एयरबेस पर हंगामा मचाने से 3 दिन पहले ही ये प्रदर्शनकारी तुर्की के इस्तांबुल शहर से बसों में रवाना हुए थे, जो करीब 950 किलोमीटर की यात्रा कर तुर्की के अदाना शहर में मौजूद अमेरिका के इंजरलिक एयरबेस के बाहर इकट्ठा हो गए। हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने गाजा में इजरायल के हमलों का विरोध किया और इस जंग में इजरायल का साथ देने वाले अमेरिका के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन कई घंटों तक तुर्की में अमेरिकी वायुसेना के इंजरलिक एयरबेस के बाहर प्रदर्शन कर रही लोगों की भीड़ अचानक उग्र हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड भी तोड़ डाले और तेजी से आगे बढ़ते हुए अमेरिकी एयरबेस को घेरने लगे, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। क्योंकि हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लिए प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने एयरबेस में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद इंजरलिक एयरबेस की सुरक्षा करने वाले जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया जा सके। लेकिन इससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने पानी की बौछार कर दी। लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं माने और वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। खबर है कि इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह घायल हो गए और गाजा पर इजरायल के हमले के विरोध में तुर्की में कई प्रदर्शन हो चुके हैं। लेकिन हमास के समर्थकों ने एयरबेस पर धावा बोलकर अमेरिका की चिंता बढ़ा दी। क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की में जिस एयरबेस को घेरकर प्रदर्शन किया गया, वहां अमेरिका के कई परमाणु हथियार मौजूद हैं। ऐसे में अगर वहां हल्की सी भी चूक हुई होती तो अमेरिका के परमाणु हथियार खतरे में पड़ सकते थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते उन प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इंजरलिक एयरबेस अमेरिका के लिए बेहद अहम माना जाता है और अमेरिका की वायुसेना भूमध्य सागर के करीब मौजूद इस बेस की मदद से पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखती है। रॉयटर्स के मुताबिक इस एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना की 39वीं एयरबेस विंग के सैकड़ों जवान और परमाणु हमले करने की ताकत रखने वाले कई लड़ाकू विमान तैनात हैं। यही नहीं, दावा किया गया इस बेस पर अमेरिका ने करीब 50 परमाणु बम भी रखे हुए हैं। ऐसे में अगर वो प्रदर्शनकारी इंजरलिक एयरबेस में घुस जाते तो अमेरिका की परेशानी बढ़ जाती। और इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री के तुर्की पहुंचते ही वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोग तुर्की की राजधानी अंकारा की सड़कों पर उतर आए और गाजा में बमबारी करने वाले इजरायल के साथ उसके जिगरी अमेरिका के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। ये प्रदर्शन अंकारा में तुर्की के विदेश मंत्रालय की इमारत के ठीक बाहर हुआ और जिस वक्त ये प्रदर्शन हुआ उसी समय अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के झंडे और उसके समर्थन में पोस्टर लिए नजर आए। उन्होंने इजरायल पर गाजा के अस्पतालों पर हमले करने और बेकसूर लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान कुछ लोग विरोध में अपने हाथों को लाल रंग से रंगे हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों को आक्रामक होता देख तुर्की की पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, जिससे वो भड़क गए, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि इजरायल और हमास जंग के बीच ये पहला मौका नहीं है जब तुर्की में अमेरिका का विरोध हुआ। कुछ दिन पहले भी फिलिस्तीन के समर्थकों ने तुर्की में अमेरिका और इजरायल के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया था। जबकि अमेरिका और तुर्की सैन्य संगठन नेटो का हिस्सा और एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन इजरायल और हमास की जंग में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तैयब एर्दोआन हमास को आतंकी संगठन मानने से भी इनकार कर चुके हैं। उनके इस बयान से भड़के इजरायल ने तुर्की में अपने दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुला लिया था। लेकिन इजरायल के सख्त रुख के बावजूद एर्दोआन ने उसके खिलाफ बयान देना जारी रखा। इसी बीच एर्दोआन एक बार फिर इजरायल पर आक्रामक दिखे। उन्होंने गाजा में इजरायल के हमलों को बेकसूर लोगों पर अत्याचार बताया। एर्दोआन ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना गाजा में बेगुनाह लोगों, महिलाओं और बच्चों पर बम बरसा रही है। उधर रूस के देगिस्तान एयरपोर्ट पर हुए बवाल की वजह से इजरायल और रूस एक बार फिर भिड़ गए। 29 अक्टूबर को फिलिस्तीन के समर्थकों की भीड़ ने देगिस्तान एयरपोर्ट पर इजरायल की एक फ्लाइट के उतरते ही यहूदियों की तलाश में उस पर हमला कर दिया था और इस घटना को लेकर इजरायल बुरी तरह भड़क गया था और उसने रूस के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अपने नागरिकों से रूस छोड़ने की अपील कर दी थी। यही नहीं, इजरायल ने देगिस्तान और उसके आसपास के इलाकों को खतरा बताते हुए अपने नागरिकों से वहां की यात्रा न करने की सलाह भी दी थी। माना जा रहा था इजरायल का यह फैसला रूस के साथ उसके तनाव को और बढ़ाएगा और हुआ भी यही। यहूदियों के रूस छोड़ने की इजरायल की अपील पर रूस गुस्से से तमतमा गया।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारवा ने इजरायल की उस अपील को रूस विरोधी करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दक्षिणी रूस को खतरा बताने वाले इजरायल के बयान को हकीकत से परे बताया। जबकि देगिस्तान एयरपोर्ट पर हुए बवाल के लिए इजरायल ने पूरी तरह से रूस को जिम्मेदार बताया था और इस घटना के बाद रूस में रहने वाले यहूदियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए थे, क्योंकि 29 अक्टूबर को देगिस्तान एयरपोर्ट से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी, जिनमें सैकड़ों लोगों की भीड़ एयरपोर्ट का गेट तोड़कर सीधा अंदर घुसती नजर आई थी। गुस्से से आग बबूला हुए लोगों के हुजूम को एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी नहीं रोक पाई थी और लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए रनवे तक पहुंच गए थे। यहूदियों की तलाश में फिलिस्तीन के समर्थक पागलों की तरह एयरपोर्ट पर दौड़ रहे थे। बताया गया कि इजरायल पर भड़की भीड़ ने उसके नागरिकों की पहचान करने के लिए प्लेन से उतरे हर यात्री का पासपोर्ट तक चेक किया था। और तो और इस दौरान बेकाबू भीड़ पुलिस की ही एक गाड़ी पर भी गुस्सा उतारती नजर आई थी। इस दंगे फसाद की वजह से देगिस्तान एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया था और 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में रूस के मीडिया ने देगिस्तान एयरपोर्ट पर हुए हिंसक प्रदर्शन के पीछे साजिश होने का दावा किया था। आरोप लगा कि फिलिस्तीन के समर्थकों को एयरपोर्ट पर इकट्ठा होने के लिए उकसाया गया था। और इतना ही नहीं, रूस के मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के एक अकाउंट से कई भड़काऊ पोस्ट की गई थी। दावा किया गया कि उस टेलीग्राम अकाउंट से ही इजरायल के तेल अवीव से देगिस्तान आने वाली उस फ्लाइट की जानकारी दी गई थी और फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले लोगों को एयरपोर्ट को घेरने के लिए उकसाया गया था। यही नहीं, रूस के मीडिया के मुताबिक फिलिस्तीन के समर्थकों से देगिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यहूदियों का पीछा करने और उनके घरों का पता लगाने के लिए भी कहा गया था। दावा किया गया कि गाजा में इजरायल के हमलों का विरोध करने के लिए यह साजिश रची गई थी। जबकि पुतिन ने देगिस्तान एयरपोर्ट पर हुए दंगे को यूक्रेन और पश्चिमी देशों की साजिश बताया था और यह दावा किया था कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाकर लोगों को उकसाया गया। और पुतिन ने इसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों और यूक्रेन का प्लान बताया था और दावा किया था कि उनके प्लान में फंसकर फिलिस्तीन के समर्थकों ने इजरायल की फ्लाइट के लैंड होते ही यहूदियों की तलाश में एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया था। रूस का देगिस्तान उसके एकदम दक्षिण में, जिसकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, जो गाजा के आम लोगों के साथ सहानुभूति रखती है। देगिस्तान की सरकार भी इजरायल के हमलों के खिलाफ गाजा के साथ है। पुतिन ने दावा किया कि पश्चिमी देशों और यूक्रेन ने देगिस्तान के लोगों की इसी भावना का फायदा उठाया और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाकर भड़काया, जिसके बाद देगिस्तान एयरपोर्ट पर बवाल हुआ। हालांकि अमेरिका ने पुतिन के आरोपों को सिरे से नकारते हुए दावा किया था कि अपनी सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी को छिपाने के लिए पुतिन ने दूसरों पर आरोप लगा दिए ताकि हमास से जंग की वजह से इजरायल और रूस के रिश्तों में जो दरार आई है उसे बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि बीते कुछ दिनों में रूस ने इजरायल को भड़कने की कई मौके दिए, जिनमें हमास के नेताओं के रूस दौरे ने तो इजरायल के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, क्योंकि इजरायल के खिलाफ जंग में कूदे हमास और उसके कट्टर दुश्मन ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल 26 अक्टूबर को अचानक ही रूस पहुंच गया था, जहां वो रूस के उप विदेश मंत्री से मिला था। रूस की हमास के नेताओं से मुलाकात को इजरायल ने आतंकवाद को बढ़ाने वाला कदम बताया था। हालांकि पुतिन ने इसके जरिए खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन हमास के नेताओं के रूस दौरे के बाद से ही इजरायल रूस पर भड़का हुआ है। यही वजह रही कि देगिस्तान एयरपोर्ट पर हुए फसाद के बाद उसने यहूदियों से रूस की यात्रा न करने की अपील कर दी थी, लेकिन रूस ने भी इजरायल के उस कदम को रूस विरोधी बताकर अपने तेवर साफ कर दिए। बड़ी खबर आई, इजरायल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर हमास ने 40 मिसाइलों से हमला किया है। हमास ने दावा किया कि उसके इस हमले की वजह से तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में जमकर तबाही हुई और इजरायल के कई सैनिक मारे गए। हमास की तरफ से इस हमले में इजरायल के 6 ताकतवर टैंक और 6 बख्तरबंद गाड़ियों के भी तबाह करने का दावा किया गया और हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें गाजा से इजरायल की तरफ मिसाइलें जाती दिखी। दावा किया गया कि हमास ने तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में करीब 40 मिसाइलें दागी और हमास की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें गाजा से इजरायल की तरफ कई मिसाइलें जाती दिखी। दावा किया गया कि रात के वक्त हमास ने तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में करीब 40 मिसाइलें दाग दी, जिसकी वजह से वहां भारी तबाही होने का दावा किया गया। हमास के मुताबिक उसकी इस एयर स्ट्राइक में इजरायल के कई सैनिक मारे गए, जबकि इजरायल के 6 टैंक और 6 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो गई। हालांकि इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास की ओर से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही बर्बाद कर दिया।
लेकिन इसके बावजूद हमास इजरायल की सेना का मुकाबला करने का दावा कर रहा है। हमास का दावा है कि उसके पास इतने हथियार और मिसाइलें हैं कि वो कई महीनों तक इजरायल की सेना के साथ जंग लड़ सकता है और इजरायल को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने हमास के हवाले से दावा किया कि गाजा की जमीन के नीचे बिछी उसकी सुरंगों के जाल में बड़े पैमाने पर हथियार, मिसाइलें और खाने पीने का सामान जमा है, जिसके दम पर हमास के लड़ाके इजराइल की सेना को धूल चटा सकते हैं। क्योंकि हमास की सुरंगें ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो जानता है कि इन सुरंगों की बदौलत ही वो कई महीनों तक इजरायल की सेना का मुकाबला कर सकता है और इजरायल से अपनी कई शर्तें भी मनवा सकता है। इसके अलावा हमास के पास ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन भी है और ये बात इजरायल भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर हिजबुल्लाह हमास की तरफ से इस जंग में कूदा तो उसके लिए ये जंग जीतना आसान नहीं होगा। और हमास की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाजा में जमीनी हमले करने के बाद भी इजरायल की सेना हमास की उन सुरंगों तक नहीं पहुंच पाई जिनके दम पर हमास इजरायल की सेना का मुकाबला करने का दावा कर रहा है, क्योंकि ये सुरंगें हमास के सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं, जिनके बारे में सिर्फ हमास के लड़ाके ही जानते हैं। इजरायल का दावा है कि हमास ने अपनी इन्हीं 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में उन बंधकों को रखा है जिन्हें वो इजरायल पर हमला करने के बाद अगवा कर गाजा लेकर आया था और इसी वजह से इजरायल की सेना उन सुरंगों पर खुलकर हमला नहीं कर पा रही, क्योंकि उसका एक गलत वार उन सुरंगों में छिपे 200 से ज्यादा बंधकों की जान ले सकता है और हमास इसी का फायदा उठाकर इजरायल से अपनी शर्त मनवाने की कोशिश कर रहा है। हमास का दावा है कि इजरायल की जेल में 6000 फिलिस्तीनी बंद हैं, जिनकी रिहाई के बदले वो उसके बंधक छोड़ने को तैयार है। लेकिन हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुका इजरायल बिना किसी शर्त के सभी बंधकों की रिहाई चाहता है और इसीलिए इजरायल धीरे धीरे गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के बाद इजरायल ने हमास का खात्मा करने की ठान ली थी और एक के बाद एक उसके कई ठिकाने तबाह कर दिए। हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजरायल की सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमले तो 7 अक्टूबर को ही शुरू कर दिए थे, लेकिन अब इजरायल की फौज जमीनी हमले भी तेज कर चुकी है। माना जा रहा है कि इजरायल की फौज भी हमास के साथ लंबी जंग की तैयारी कर चुकी है। इसीलिए वो गाजा पट्टी में दाखिल होकर कोई बड़ा अभियान नहीं छेड़ रही, बल्कि गाजा में घुसकर छोटे छोटे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। उत्तरी गाजा से शुरू होकर इजरायल की फौज धीरे धीरे दक्षिणी गाजा की तरफ बढ़ रही है। खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो एक लंबी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। माना जा रहा है कि इजरायल की फौज हमास को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहती। बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से जुड़ी। रूस का दावा है कि उसने परमाणु हमले में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण में सफलता हासिल कर ली। पश्चिमी मीडिया लंबे वक्त से इस बात की आशंका जता रहा था कि पुतिन किसी बड़े हमले की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। मतलब जंग का एक पुराना ज्वालामुखी फिर फटने के कगार पर पहुंच गया। ये जंग है रूस और यूक्रेन की, जो 1.5 साल से भी लंबे वक्त से लगातार जारी है और इस जंग के दोबारा भड़कने के आसार इसलिए जताए जाने लगे क्योंकि रूस ने परमाणु मिसाइल के परीक्षण में कामयाबी हासिल करने का दावा कर दिया, जो दुश्मन पर परमाणु हमला कर उसे तबाह करने की ताकत रखती है। रूस की सेना ने ऐलान किया कि उसने इम्परातर अलेक्जेंडर III नाम की अपनी पनडुब्बी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। रूस का दावा है कि इससे दागी गई बुलावा मिसाइल दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम होगी। रूस के मीडिया के मुताबिक ये परीक्षण व्हाइट सी में किया गया, जहां समुद्र में उसके कमचातका द्वीप पर मौजूद टारगेट पर इस मिसाइल ने सटीक वार किया। मतलब तबाही मचाने की ताकत रखने वाला ये मिसाइल परीक्षण पुतिन की उम्मीदों पर खरा उतरा, जिसने इस बात की आशंका को और बढ़ा दिया कि पुतिन अब परमाणु हमले का बटन दबा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने इस मिसाइल को अपनी ताकतवर पनडुब्बी से दागा। हालांकि ये परीक्षण कब किया गया इस बात की जानकारी रूस की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि रूस इस मिसाइल टेस्ट की सफलता के बाद फूला नहीं समा रहा। दावा तो यह भी है कि पुतिन ने इस परीक्षण के बाद अपनी सेना को परमाणु हमले की तैयारी का आदेश भी दे दिया, क्योंकि उनका मानना है कि रूस ने वो कामयाबी हासिल कर ली है जो दुनिया भर में उसकी ताकत का लोहा मनवाएगी। रूस के मुताबिक उसकी ये ताकतवर बुलावा मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर रूस चाहे तो इससे अमेरिका को भी दहला सकता है। रूस का दावा है कि उसकी पनडुब्बी से एक साथ ऐसी 16 बुलावा मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जो दुनिया के किसी भी देश को परमाणु हमला कर एक ही झटके में तबाह कर सकती है। और रूस के मुताबिक उसका ये परीक्षण 100% सफल रहा, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन किसी भी वक्त अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए परमाणु मिसाइलें दाग सकते हैं। और पुतिन के फैसलों को देखते हुए ये आशंका जताई जाने लगी कि वो नेटो से सीधी जंग का मन बना चुके हैं। हालांकि ये आशंका यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही जताई जा रही थी, लेकिन पुतिन ने यूएन के एक समझौते से अलग होने का फैसला लेकर पश्चिमी मीडिया के इस आरोप को और हवा दे दी।
क्योंकि उन्होंने जिस समझौते से रूस को अलग करने के लिए साइन किया वो समझौता है CTBT। ये समझौता UN के सदस्य देशों के बीच 1996 में हुआ था, जिस पर हामी भरने वाले देश परमाणु परीक्षण न करने पर राजी हुए थे। हालांकि सबकी सहमति न मिल पाने से ये कभी लागू नहीं हो पाया, लेकिन रूस ने पिछले हफ्ते ही इस समझौते से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी थी कि पुतिन परमाणु बम के परीक्षण का मन बना चुके हैं। क्योंकि इस समझौते से हटने का सीधा मतलब था कि पुतिन परमाणु बम की टेस्टिंग में जुटे हुए थे। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया ने यह दावा भी किया कि उससे एक हफ्ते पहले ही रूस की सरकार ने परमाणु हमले की एक बड़ी ड्रिल भी की थी। हालांकि रूस का कहना था कि यह ड्रिल दुश्मन के हमलों का जवाब देने के इरादे से की गई, जिसमें रूस ने परमाणु मिसाइलों के जखीरे की ताकत को परखा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक रूस की सेना की इस तैयारी को राष्ट्रपति पुतिन ने भी देखा। मतलब पहले तो रूस परमाणु बम के परीक्षण न करने के समझौते से हटा और फिर उसने दुनिया के सामने अपनी परमाणु मिसाइल की सफल टेस्टिंग का दावा भी कर दिया, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि ये सब पुतिन की सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन इसी प्लानिंग के तहत एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। इसी महीने रूस ने अपनी परमाणु हमले में सक्षम क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का ऐलान भी किया था, जिसके बाद अमेरिका ने आरोप लगाया कि पुतिन का ये रवैया सिर्फ और सिर्फ परमाणु हमले की तरफ इशारा कर रहा है। और माना जा रहा है कि अगर पुतिन ने परमाणु हमला किया तो उनका पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन ही होगा, क्योंकि पिछले साल से जारी जंग में पुतिन कई बार यूक्रेन को नक्शे से मिटाने की धमकी दे चुके हैं। और इस बात से सारी दुनिया वाकिफ है कि यूक्रेन को जीतना पुतिन के लिए कितना अहम है। पिछले साल फरवरी से जारी जंग में पुतिन ने यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी, लेकिन अब मामला परमाणु हमले तक जा पहुंचा है। अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि पुतिन अब इस लड़ाई का फाइनल फैसला करने के मूड में है, जिसके लिए वो यूक्रेन को परमाणु मिसाइल से दहला सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में तबाही का ऐसा मंजर दिखेगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि अगर वहां परमाणु बम फटा तो 1.5 साल से जंग लड़ रहा यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। हालांकि पुतिन का दावा है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल तभी करेंगे जब कोई दुश्मन देश रूस पर परमाणु मिसाइल से वार करे। और माना जा रहा है कि पुतिन का इशारा अमेरिका की तरफ है, क्योंकि अमेरिका परमाणु ताकत से लैस है और वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा करता आया। और इसी मदद की वजह से वो पुतिन की हिट लिस्ट पर भी है। यहाँ तक कि रूस कई बार अमेरिका पर भी हमले की चेतावनी दे चुका है। और कुछ महीने पहले वहां के रक्षा मंत्री ने तो ये तक कह दिया था कि रूस की परमाणु मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक भी है। मतलब रूस ने सीधे सीधे अमेरिका पर हमला करने की चेतावनी दे दी थी। और अब पुतिन के परमाणु मिसाइल के परीक्षण ने अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस कई बार अमेरिका को हद में रहने की चेतावनी दे चुका है। वो खुले तौर पर ये तक कहने से भी नहीं चूका कि अगर पुतिन का पारा चढ़ा तो फिर उनके निशाने पर यूक्रेन समेत सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका भी हो सकता है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने भी अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने का काम तेज कर दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका एक ऐसा बम बनाने के करीब पहुंच चुका है जो अब तक का सबसे ताकतवर परमाणु बम होगा। और अमेरिका के मुताबिक उसका ये B6113 नाम का बम 1945 में जापान के हिरोशिमा में फटे परमाणु बम से करीब 24 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। दावा यह किया गया कि अगर ये बम मॉस्को पर गिरा तो वहां 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। इसके अलावा रूस के अलग अलग हिस्सों में करीब 9 लाख लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। और दावा है कि जहां ये फटेगा उसके आसपास 1 किलोमीटर में मौजूद सब कुछ भाप में बदल जाएगा। और ये बम करीब 3.5 किलोमीटर के दायरे में ऐसा रेडिएशन फैलाएगा कि वो इलाका अगले 1 महीने में शमशान में बदल जाएगा। मतलब अमेरिका भी रूस की धमकियों के बाद एक्शन मोड में आ गया। और वहां के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक वो एक ऐसा बम बनाने के करीब पहुंच चुका है जो एक ही झटके में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। इधर शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली, जिससे सेंसेक्स 594 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। और इस दौरान लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। पीएसयू बैंकों को छोड़कर सभी सेक्टर के शेयर हरे निशान पर बंद हुए, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 594 अंक चढ़कर 64,958 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 181 अंकों की तेजी के साथ 19,411 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। टाट के टुकड़ों पे चिपके तितलियों के पर मिले। टाट के टुकड़ों पे चिपके तितलियों के पर मिले, मौत की तस्वीर में भी जिंदगी के स्वर मिले।
सौ बात की एक बात कही शैलेश ने, खोजने बैठे थे नाहक अर्थ हम ईमान का, शब्दकोशों में तो बस टूटे हुए अक्षर में। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की।